हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम समान अनुपात एवं समानुपात को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। दरोगा एवं चोर के चालों का अनुपात ज्ञात करिए। दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं दरोगा, एक रेशियो एक तरफ लिख लेते हैं चोर, और लिखा है चोर के 10 कदम। यदि चोर के 10 कदम चल एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। यहाँ कदम लिख देते हैं, कदम। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। फिर आगे कह रहा है दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। दरोगा बटा चोर कितना हो जाएगा? 7/5। दरोगा है, ये चोर है, इधर आएगा तो दरोगा बटा चोर हो जाएगा। ये 7 है, इधर 5, इधर 7/5 हो जाएगा। यानी दरोगा ये अपने एक कदम में 7 यूनिट चलता है। दरोगा अपने एक कदम में 7 यूनिट चलता है तो चोर अपने एक कदम में 5 यूनिट चलता है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी हो जाएगा 8 × 56 यूनिट, रेशियो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 यूनिट। इनके द्वारा तय की गई दूरी 56 यूनिट और 50 यूनिट। दोस्तों, इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात भी 56, इसको काट देते हैं। 2 × 28 = 56, 2 × 25 = 50। दोस्तों, यदि दूरी का अनुपात 28/25 है तो चाल का अनुपात भी 28/25 हो जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? हम आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि यदि समय कांस्टेंट हो, समय कांस्टेंट बोले तो दोस्तों, समय कांस्टेंट बोले तो जिस समय चोर चलना शुरू किया उसी समय दरोगा चलना शुरू किया, जिस समय चोर चलना बंद किया उसी समय दरोगा चलना बंद किया। यानी दोनों के लिए समय क्या है? समान है। तो समय को हम लोगों ने क्या मान लिया? कांस्टेंट। यदि समय कांस्टेंट हो तो जो चाल का अनुपात होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? दूरी के। चाल जो होता है वो दूरी की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो अनुपात आपके दूरी में रहेगा वही अनुपात आपके चाल में हो जाएगा। तो दूरी का अनुपात 28/25 है तो चाल का अनुपात भी 28/25। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है और उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय दूरी और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय दूरी बराबर है तो उनकी चालों का अनुपात। दोस्तों, एक जगह लिखते हैं डॉग रेशियो, एक तरफ लिखते हैं डॉग के बाद क्या है? लायन, उसके बाद क्या है? लोमड़ी। एक तरफ लिखते हैं फॉक्स, डॉग, लोमड़ी, फॉक्स। तो कह रहा है एक कुत्ता जितनी देर में यहाँ लिखते हैं जंप। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है और उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। लगाती कि लगाता? सर, लगाती रहेगा, स्त्रीलिंग है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, उतने समय में शेर 12 छलांग लगाता है और उतनी ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। फिर आगे कहानी यहाँ देखते हैं। कुत्ते द्वारा 8 छलांग, यानी कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय दूरी बराबर शेर द्वारा 8 छलांग में तय दूरी और शेर द्वारा 16 छलांग में तय दूरी और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय दूरी क्या है? बराबर है। दोस्तों, ध्यान में देखना, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय दूरी, लोमड़ी द्वारा 16 छलांग में तय दूरी, लायन द्वारा 16 छलांग में तय दूरी और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय दूरी आपस में क्या है? बराबर है। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24। दोस्तों, क्या हो गया? डी
डी, एक कट गया, एक डी गुणा एक डी बराबर 2l बराबर 3f। अब दोस्तों पहले क्लास वाली कहानी याद आई कि नहीं? अब यहाँ से डी, एल और एफ का अनुपात क्या होगा? डी रेशियो एल रेशियो एफ का मान क्या होगा? दोस्तों ये जो डी है ना, इनको अपनी वाली पसंद नहीं है, इनके पास एक है, इनको अपनी वाली पसंद नहीं है, तो किनकी पसंद है? अपने पड़ोस की दोनों भाभियां पसंद है, ये 2 और ये 3। उसी प्रकार दोस्तों जो ये एल हैं, इनको अपनी वाली पसंद नहीं है, इनको ढकिए, यहाँ से 1 उतारिए और यहाँ से 3 उतारिए, यानी इनको अपनी वाली 2 पसंद नहीं है, इनकी वाली 1 पसंद है और इनकी वाली 3 पसंद है, और बेबी को बेस पसंद है। इसके बाद जो ए है, ये महाराज जो हैं, इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? ए पसंद है। और कौन पसंद है? ए पसंद है। 1 गुणा 2, 2 ताई 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। दोस्तों डी रेशियो एल रेशियो एफ का मान क्या है? 6 संबंधी 3 संबंधी 2। यानी कुत्ते द्वारा एक छलांग में दूरी यदि 6 हो तो लायन द्वारा एक छलांग में दूरी 2 यूनिट, तो लोमड़ी द्वारा एक छलांग में तय दूरी, नहीं सॉरी 3 है, लायन 3 है, तो लोमड़ी द्वारा एक छलांग में तय दूरी 2 यूनिट। कुत्ते द्वारा एक छलांग में दूरी 6 है, 6 यूनिट, तो लोमड़ी द्वारा एक छलांग में तय दूरी 3 यूनिट। लायन द्वारा एक छलांग में तय दूरी 3 यूनिट और लोमड़ी द्वारा एक छलांग में तय दूरी 2 यूनिट। अब दोस्तों एक छलांग में 6 यूनिट तो 8 छलांग में 48 यूनिट दूरी, एक छलांग में 3 तो 12 छलांग में 12 ताई 36, एक छलांग में 2 यूनिट तो 15 छलांग में 15 दूनी 30। अब दोस्तों इसका क्या कटेगा? हाँ कटेगा। 6 8 48, 6 6 के 36, 6 5 30। ये इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आ गया। दोस्तों यही अनुपात इनके चाल में भी होगा। जो अनुपात इनके दूरी में होगा, यदि दूरी में अनुपात 8 संबंधी 6 संबंधी 5 है, तो इनके चाल में भी अनुपात क्या हो जाएगा? 8 संबंधी 6 संबंधी 5। ऐसा क्यों? क्योंकि समय सबके लिए कांस्टेंट है, और यदि समय कांस्टेंट है तो जो अनुपात दूरी का रहता है वही अनुपात क्या होता है? चाल का अनुपात। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर जाइए प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में, और वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट है, हिंदी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप शुरू से देखिए। यदि चयनित का अचयनित उम्मीदवारों से अनुपात 14 संबंधी 25 हो, यदि 35 कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित हुए होते, तो चयनित से अचयनित का अनुपात 3 संबंधी 5 होता। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताइए। दोस्तों एक तरफ लिखते हैं चयनित, एक तरफ लिखते हैं चयनित, एक तरफ लिखते हैं अचयनित, और एक तरफ लिखते हैं कुल। दोस्तों चयनित का अचयनित उम्मीदवारों से अनुपात कितना है? 14 संबंधी 25। यदि हम मान लें चयनित हुए 14x और अचयनित हुए 25x, तो टोटल कितने हो गए? 39x। हम कहें दोस्तों 3 विद्यार्थी चयन हुए, 4 विद्यार्थी चयनित नहीं हुए, तो कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था? 3 लोग चयनित हुए, 4 लोग नहीं चयनित हुए, तो 4 3 7 लोगों ने आवेदन किया था। 14x चयनित हुए, 25x अचयनित हुए, तो कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था? 14x प्लस 25x इक्वल टू 39x। अब कह रहा है यदि 35 कम ने आवेदन किया होता, 39x लोगों ने आवेदन किया था। यदि कह रहा है यदि 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता, इस 39x में से 35 को हटा दीजिए। यदि 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 10 कम चयनित हुए होते, चयनित हुए देखो पहली कंडीशन के अनुसार है और दूसरी कंडीशन के अनुसार है। पहली कंडीशन के साथ 14 चयनित हुए, 25 अचयनित हुए, तो कुल 39x। और दूसरी कंडीशन के अनुसार कह रहा है यदि 35 कम ने आवेदन किया होता, 39x ने आवेदन किया है, तो 39x में से 35 कम कर दीजिए, और 10 कम चयनित हुए होते,
पहले 14 चयनित हुए थे, अब क्या कर रहा है, यदि 10 और कम लोगों ने चयनित हुए हो तो क्या यार, 10 कम लोग चयनित हुए होते तो 10 क्या कर दिया, घटा दिया। पहले 14 चयनित थे, दूसरी शर्त के अनुसार 10 क्या हो गए, कम हो गए। 10 कम चयनित हुए होते। दोस्तों एक कुल 39x माइनस 35 लोगों ने आवेदन किया, 14x माइनस 10 लोग चयनित हुए, तो अचयनित कितने हुए। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पर 39x माइनस 35 लोगों ने आवेदन किया। अब क्या कर रहा है, यदि इसमें से आवेदन करने वालों में से चयनित लोगों को घटा दें, जिसे हम कहें 10 लोगों ने आवेदन किया, 3 लोग चयनित हुए, तो कितने लोग अचयनित हुए, 10 में से 3 घटाया 7। 39x माइनस 35 लोगों 39x माइनस 35 लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से 14x माइनस 10 चयनित हुए। आवेदन करने वालों में से माइनस चयनित उम्मीदवारों को घटा दें तो अचयनित आ जाएंगे। 39x माइनस 35, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 14x। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब ध्यान देखो दोस्तों, 39x में से 14x घटे कितना बचेगा, 25x। ए माइनस 35 है, ए प्लस 10 है, तो घटेगा 35 में से 10 घटेगा 25। माइनस वाला मान बड़ा है तो यहाँ लगा देंगे माइनस 25x माइनस 25x माइनस 25। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 25x माइनस 25। अब हमारा चयनित और अचयनित निकल गए। अब कह रहा है यदि 35 कम आवेदन किए होते और 10 कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 3:5 होता। अब इस कंडीशन में इन दोनों का अनुपात यानी 14x माइनस 10 और 25x माइनस 25 का अनुपात क्या हो गया, 3:5। दोस्तों इसका गुणा करते हैं, 14 पचे 70x, 10 पचे माइनस 50, 25 टाई 75x, 25 टाई 75x, 25 टाई माइनस 75। दोस्तों 75x में से 70x घटेगा 5x। दोस्तों 75x में से 70x घटेगा कितना, ये 70 किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5x बराबर, ये माइनस 50 है, माइनस 50, ये क्या है 75 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 75, कितना हो जाएगा 5x में इधर घटेगा 25, x का मान कितना आ गया दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन आपको आता होगा। x का मान कितना आ गया 5। हमें क्या निकालना है, कुल उम्मीदवारों की संख्या। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 39x, तो 39x का मान क्या हो जाएगा 39 गुणा 5, 5 9 45, 5 ताई 15, 15 4 19। 195 लोगों ने क्या किया, आवेदन किया था। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात 5:2 है। यदि 14 विद्यार्थी और असफल हुए होते तो सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात 9:5 होता। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। दोस्तों एक तरफ लिखते हैं सफल, एक तरफ लिखते हैं असफल और एक तरफ लिखते हैं कुल। दोस्तों सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है 5:2। तो हम मान लेते हैं 5x सफल हुए और 2x क्या हुए असफल हुए। अब कह रहा है 14 विद्यार्थी और असफल हुए होते, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है।
कह रहा है यदि 14 विद्यार्थी और असफल हुए होते, दोस्तों 2x तो सफल हुए थे, अब कह रहा है दूसरे केस में कि 14 विद्यार्थी और असफल हुए होते। अब दोस्तों यहाँ पर कुल की बात ही नहीं कर रहा है कि कोई और विद्यार्थी यदि इतने और ने आवेदन किया होता या इतने कम ने आवेदन किया होता, इसकी बातें नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है, पहले कह रहा है सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात 5:2 है, तो मान लेते हैं सफल 5x और असफल 2x। फिर कह रहा है यदि 14 विद्यार्थी और असफल हुए होते 2x + 14, यानी हम यहाँ पर यह मान लेते हैं कि सफल यानी आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, समान है। अब दोस्तों उन्हीं विद्यार्थियों में से सफल होना है, कुछ को असफल होना है। पहले कंडीशन में 5x सफल हुए, 2x असफल हुए। अब कह रहा है 14 लोग और असफल हुए होते। जब 14 लोग दोस्तों और असफल हुए होते, इसका मतलब क्या है, 14 लोग कम पास हुए होते। जैसे हम कहें कि 3 विद्यार्थी पास हुए, कुल 7 विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी पास हुए, 4 विद्यार्थी फेल हुए। ध्यान सुनना, कुल 7 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी पास हुए, 4 विद्यार्थी फेल हुए, ये फर्स्ट कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं यदि एक विद्यार्थी और फेल हो गया होता, यानी विद्यार्थी फेल हो रहा था 4, अब एक और विद्यार्थी फेल हो गया, इसका मतलब 5। अगर 5 विद्यार्थी फेल हो गया, कुल विद्यार्थी जितने आवेदन किए 7 हैं, तो पास कितने हुए, 2। यानी इसका मतलब 14 विद्यार्थी और असफल हुए, इसका मतलब 14 लोग और कम सफल हुए। भाई इन्हीं लोगों से असफल हो रहे हैं ना, पहले 5x सफल थे, 2x असफल थे, 14 लोग और असफल हो गए, इसका मतलब 14 लोग और क्या हो गए, कम सफल हुए। तो अब कह रहा है यदि ऐसा कंडीशन बन जाए तो सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात यानी 5x - 14, तो सफल एवं असफल विद्यार्थियों का अनुपात 5x - 14 और 2x + 14 का अनुपात क्या हो जाता, 9:5। दोस्तों 5 × 5 = 25x, 14 × 5 = 70 बराबर 5 × 5 = 25, 14 × 5 = 70 बराबर 9 दूनी 18x और 14 9 126 + 126। दोस्तों 25x है, 18x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 25x - 18x और ये है 126 + 70, ये कितना हो जाएगा, 18x 25x 7x बराबर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 × 9 196। 7x का मान दोस्तों क्या आ गया, 196। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो कुल विद्यार्थी दोस्तों सफल 5x, तो यहाँ कुल लिख ही देते हैं, सफल हुए 5x, असफल हुए 2x, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 7x। और बड़े मस्त की बात है, बड़ी बढ़िया बात है कि 7x का वैल्यू भी आया है। हमें 7x चाहिए ही, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 7x, और यहाँ पर 7x का मान ही आ गया, 7x = 196। अब ये मत करना कि यहाँ से x का मान निकालना, कुछ मान आएगा, x का मान निकाल के फिर कुल विद्यार्थी 7x में x का मान रखना, ये मूर्खता वाली बात होगी। 7x का मान ही आ गया हमारा कितना, कुल विद्यार्थी हमारे 7x हैं और 7x का मान ही आ गया 196, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या 196 है। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी धनराशि को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है, यदि किसी धनराशि को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का भाग B से 2 गुना हो जाए और B का भाग C का 4 गुना हो जाए, तो इन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या है। दोस्तों पहले हम यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। जो A का भाग है वो B का क्या हो जाए, B से 2 गुना, यानी A/B का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/1। दोस्तों ध्यान देना, A का भाग B से 2 गुना, A का भाग B से 2 गुना, यानी A/B क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर देते हैं, A/B सीधे निकालते हैं, A/B बराबर कह रहा है A का भाग B से 2 गुना, यदि B 2 हो तो A क्या है, 1,
बी, ए का भाग बी से दो, अरे यार, ए का भाग बी से दो गुना, यदि बी 1 हो तो ए क्या हो जाएगा, 2। एक ए का भाग बी से 2 गुना होगा कि नहीं, बी का 1 है, ए का 2। फिर कह रहा है बी का भाग सी से 4 गुना, बी रेशियो सी, बी का भाग सी से 4 गुना, यदि सी का 1 हो तो बी का 4। ए का भाग बी से 2 गुना हुआ कि नहीं, बी 1 तो ए 2। फिर कह रहा बी का भाग सी से 4 गुना, यानी सी 1 तो बी 4। अब यहाँ से हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। 2 गुणा 4 रेशियो, इसको हटाएं, 4 गुणा 1 रेशियो, इसको भी हटा दिए, 1 गुणा 1। यहाँ से हो गया हमारा 2 चौके 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या आ गया, 8 संबंधी 4 संबंधी 1। यहाँ हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8 संबंधी 4 संबंधी 1। ठीक है, तो इन तीनों के भागों का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 8 संबंधी 4 संबंधी 1। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुपया 7,500 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5 संबंधी 2 तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7 संबंधी 3 हो। ए और बी के भागों का अनुपात 5 संबंधी 2, बी और सी के भागों का अनुपात 7 संबंधी 3। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 गुणा 7, 1 खत्म, 7 गुणा 1 इधर से लिए, 1 इधर से हटाए तो 1 इधर से लेंगे, 7 गुणा 2 रेशियो इसको भी खत्म, 2 गुणा 3, 5 7 35, 7 दूनी 14, 2 ताई 6। दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या आ गया, 35 14 6, 14 6 20, 35 14 49, 49 6 54। कहीं कैलकुलेशन गलत होगा, 5 7 35, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। हमने मान क्या लिया है, 5 संबंधी 2 7 संबंधी 3, 5 संबंधी 2 ये यार, ये अनुपात 7 संबंधी 13 है। ये क्या है, 7 संबंधी 13 है। ये क्या है, 5 गुणा 7, 7 गुणा 2, 2 गुणा 13, ये हो गया आपका 13 दूनी 26, 35 35 14 26 और 14 26 40 38 75। अब तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात 35 14 26, ए को मिला 35, बी को मिला 24 14, सी को मिला 26। तो तीनों को मिलाकर कितना मिला, तीनों को मिलाकर मिला 75। और तीनों का भाग दोस्तों कितना है, कितना बांटा गया है, 7500। तो क्या इसी 75 का वैल्यू 7500 के बराबर नहीं होगा, क्या एक का वैल्यू 100 के बराबर नहीं होगा। क्या पूछा है, बी को कितनी मिली, बी को 14 मिला है, बी को 14 मिला है, तो 14 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1400। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹3400 को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों में अनुपात क्रमशः 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 3 तथा 2 संबंधी 3 है। तो बी और डी के भागों का योग बताइए। दोस्तों ए और बी के बीच का क्या अनुपात है, 2 संबंधी 3। बी और सी के बीच का अनुपात क्या है, 4 संबंधी 3। और सी और डी के बीच का अनुपात क्या है, 2 संबंधी 3। अब हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी।
अब दोस्तों 2 गुणा 4 गुणा 2, 2 गुणा 4 गुणा 2 यहाँ से कट रेशियो, 4 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ से कट रेशियो, 2 गुणा 3 गुणा 3 रेशियो यहाँ से कट, 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 चौके 8 दूनी 16 रेशियो, 4 दूनी 8 तरीके 24 रेशियो, 2 तय 6 तरीके 18 रेशियो, 3 तरीके 9 तरीके 27 27। दो चौके 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 तरीके 24, 2 ताई 6 तरीके 18, 3 तरीके 9 तरीके 27। दोस्तों टोटल अब ए को मिला 16, बी को मिला 24, सी को मिला 18, डी को मिला 27, सभी को मिला कर कितना मिला? 24 16 हो गया 40, 18 27 हो गया आपका 45, 45 40 हो गया आपका 85, यानी 45 रुपये 45 यूनिट को इसी में बांटा गया 16 24 18 27 के अनुपात में। तो दोस्तों ये बताओ क्या इसी 85 का वैल्यू 3400 के बराबर नहीं होगा? ए को मिला 16, बी को मिला 24, सी को मिला 18, डी को मिला 27, सभी को मिला कितना 85, और यहाँ पर दिया गया 3400 रुपया बांटा गया है। तो क्या इसी 85 का वैल्यू 3400 नहीं होगा? तो क्या एक का वैल्यू 3400 बटा 85 नहीं होगा? आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो बी और डी के भागों का योग बताइए। बी और डी, बी और डी 24 27 दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 4 11, 2 2 4 1 5। तो बी प्लस डी यानी 24 प्लस 27 यानी 51। तो यहाँ सीधे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं बी प्लस डी कितना हो जाएगा? 24 प्लस 27 बराबर 51। एक का वैल्यू 3400 नहीं 85 का वैल्यू 3400, तो एक का वैल्यू 3400 बचा 85, तो 51 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3400 बटा 85 गुणा 51, 17 × 51 17 पचे 85, 5 छक 30, 5 8 40, 5 0 0 5 0 0 6800 गुणा 3, 3 0 0 3 0 0 3 8 24, 3 छक 18 2 20, 20,400। तो दोस्तों बी और डी के भाग का बी और डी के, यार गलत हो गया कहीं से, यार कहीं से गलत हो गया। यार ये 680 रहेगा, 680 रहेगा, ये हो जाएगा 2040। तो दोस्तों 680 आई काटना। तो बी और डी के भागों का अनुमान क्या आ जाएगा? 2040 रुपये। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹6400 3 कारीगरों में 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो द्वितीय कारीगर का भाग क्या होगा? दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों कारीगरों में किस अनुपात में बांटा गया है? 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3। दोस्तों अब ये क्या है? नीचे 3 है, यहाँ इसको 1 मान लेते हैं। क्या इसको अनुपातिक मान अगर ऐसे रहेगा तो सवाल हमारा आसानी से लग जाएगा? नहीं लग पाएगा। ऐसा करते हैं, नीचे की जो हर है उसको हटा देते हैं, और हर को हटाने के लिए हम ऐसे किस संख्या से गुणा करें? अब तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो बराबर संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि जब अनुपात में दी हम अलग अलग संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा अनुपात बिगड़ जाएगा। हमें तीनों में किसी बराबर संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो वो बराबर संख्या क्या होगा? 3 5 और 1 का लसा। 3 5 और 1 का लसा क्या हो जाएगा? 15। इसमें 15 से गुणा किया, इसमें 15 से गुणा किया, फिर से लिखते हैं बड़ा 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3। इसमें 15 से गुणा करेंगे, इसमें 15 से गुणा करेंगे, और इसमें 15 से गुणा करेंगे। 5 टाइम 15, 3 5 15, 3 3 9, 15 दूनी
30, 5 बचे 25। दोस्तों कितना आ गया, 30 भी 50 5 55 9 6400। यानी पहले कारीगर को मिला 9, दूसरे कारीगर को मिला 30 और तीसरे कारीगर को मिला 25। दोस्तों फिर समझते हैं दोस्तों, उनके जो बटा है 3/5 2 और 5/3 के रेशियो में। अब दोस्तों ऐसे हमारा रेशियो अगर रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या सब में गुणा कर देंगे जिससे नीचे का हर खत्म हो जाए। तीनों में 15 से गुणा कर देते हैं। 15 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 5 15, 3 3 9, 15 दूनी 30, 5 5 25। इन तीनों का योग कितना आ गया, एक को मिला, पहले को मिला 9, दूसरे को मिला 30, तीसरे को मिला 25, तो तीनों को मिला कितने हो गए 64। तीनों को मिला है 64 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया है, तीनों को मिला है 6400। 64 का वैल्यू 6400, तो एक का वैल्यू 100 हो जाएगा। 64 का वैल्यू 6400, तो एक का वैल्यू 100। कह रहा है दूसरे कारीगर को कितना मिला, दूसरे कारीगर को 30 मिला। एक का वैल्यू 100, 30 का वैल्यू 30 गुणा 100 बराबर 3000। दूसरे कारीगर को कितना मिला दोस्तों, 3000। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।